रिजल्ट इन द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकियोल जो है वो क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाते, ठीक है। और ये जो ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज होती है, और इसको हम अस्थमा का अटैक कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक तो ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, सेकेंडली थिकनिंग ऑफ द वॉल हो सकती है, ठीक है। जो वॉल है अगर वो थिक हो जाएगी ब्रोंकियोल्स की, या हमारे पास टेकी की वॉल अगर थिक होती है, तब भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अकुमुलेशन ज्यादा हो जाएगी फ्लूइड की उस जगह पे, जिसकी वजह से वो जो वॉल है वो इन्फ्लेम हो जाएगी और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रीदिंग जो है नॉर्मल नहीं हो सकेगी, ठीक है। अस्थमा की डिफरेंट रीजन हो सकती है। मोस्टली हम कहते हैं टू टाइप्स का अस्थमा है, एक को एक्सट्रिंसिक कहते हैं, एक को इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक में किसकी वॉल थिक होगी, मीन ट्रैकिया की कि ब्रोंकाई की, ये दोनों की होगी? दोनों की होगी, दोनों की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स जो है टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो इंक्रीज हो जाएगी। कोई पोलन ग्रेन है, कोई डस्ट पार्टिकल है, और उसके अलावा कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का हो सकती है। ओके सर। उसमें हमने पढ़ा दो टाइप के हमारे पास अस्थमा है, एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चों। सर बच्चों को ऐड कर दें। किसको ऐड करूं, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही। नो रिक्वेस्ट सर, हफ्सा का मैसेज आ रहा है ग्रुप में। मेरे पास तो रिक्वेस्ट नहीं। कायनात की है ये रिक्वेस्ट, ये ले ली, दोनों को ओके कर दिए। ओके जी। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास अस्थमा में फैक्टर कौन से होंगे हमारे पास, एक्सट्रिंसिक में हमारे पास चाइल्डहुड की वजह से हो सकता है, बच्चों में अगर हो जाए, या किसी में फैमिली मेंबर जो है किसी को अस्थमा है, तो डेफिनेटली बच्चों को भी आगे अस्थमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रैंड मदर को है, ग्रैंड फादर को है, और फादर या मदर दोनों में से किसी को है, तब भी अस्थमा का अटैक हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली इंट्रिंसिक अस्थमा है। इंट्रिंसिक अस्थमा में ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते, ठीक है। न उसमें ना तो हमारे पास फैक्टर है कि चाइल्डहुड का, ना कोई फैक्टर है कि वो अगर किसी के ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को है तो किसी दूसरे में भी हो जाए, ठीक है। और ना उसमें कहते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, उसमें ऑटोमेटिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट या विद द एज, मिडिल एज पर्सन में वो मोस्टली अस्थमा जो है वो ज्यादा काज होता है, ठीक है। अब हमारे पास शायद आपको याद हो, हमने एक पिक्चर देखी थी, उसमें हमने देखा था कि वो एंटीजन आके अटैक करता है, और जिसकी वजह से शायद आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जी। जिन में है कि आपको दिखा दूं दोबारा वो, जी सर, उसमें था कि एंटीजन प्लाज्मा सेल पे अटैक करेगा, तो वो बी सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, वो बी सेल्स में प्रोलिफरेट कर जाते हैं। जब सेकंड एक्सपोजर होता है तो एंटीजन डायरेक्टली मास सेल्स पे आके अटैच हो जाते हैं, वो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। सारे बच्चों के जेन में पता नहीं ये बात है कि नहीं, मैं उसको ना उसी बात को रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास ये आ ये स्क्रीन आपसे शेयर हो गई है ये बच्चों, ये विजिबल है आपको? यस सर। ये हमारे पास एक बी सेल है, बी सेल के साथ रैग वीट पोलन जो है वो आके अटैच हुआ, उसके अंडर इन्फ्लुएंस क्या हुआ हमारे पास कि जो प्लाज्मा सेल थे दे सक्रीट द एंटीबॉडीज, आईजी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन उन्होंने करवा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज है, दीज विल बिकम अटैच विद द मास्ट सेल, ठीक है। ये मास्ट सेल के साथ जाके क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। अब इसी रैग वीट पोलन का जब सेकंड एक्सपोजर होगा, उसमें क्या होगा, ये जो
हमारे पास पोलन ग्रेन है, these will become attached with the antibodies. अब ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो मास सेल है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मास सेल जो है उसकी ब्रेकडाउन काज हो जाएगी और उसके जितने भी केमिकल्स हैं दैट विल मूव आउट फ्रॉम द मास सेल, मास सेल से वो मूव आउट कर देंगे, बाहर निकलाएंगे मास सेल से। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट केमिकल हो सकते हैं, उसमें लिकोट्राइन हो सकते हैं, उसमें हिस्टामीन हो सकते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, एलर्जी काज करेंगे, जहां भी वो रिलीज होंगे एलर्जी काज करेंगे। ठीक है, और वही जो हिस्टामीन और लिकोट्राइन्स हैं वही काज करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को। ठीक है, वो क्या करते हैं, थिकनिंग ऑफ वॉल प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक होता है। इज इट क्लियर? जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। ये आप देख लें, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, अपॉन इनिशियल एक्सपोजर टू द एंटीजन, जब फर्स्ट एक्सपोजर होगा आईजी एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड, ये आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी एंड अटैच टू द मास सेल, ये मास सेल के साथ अटैच होगी। अपॉन ए सेकंड एक्सपोजर, सेकंड एक्सपोजर पे क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन टू द आईजीई ट्रिम्ड मास सेल causes the release of chemical mediators, यहां से निकलेंगे, that elicit an allergic reaction. ओके जी, यस सर। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थमेटिक ड्रग, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स आ जाते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट आ जाते हैं, बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेशन काज करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आ जाती है, जैसे कि एट्रोपिन है, एप्राट्रोपिन ब्रोमाइड है, वो क्या करेगी, इनको ब्लॉक कर देगी, किसको, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को। जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सेसिव सिक्रीशन है ब्रोंक्यूल्स में वो कम हो जाए। ठीक है, सर ये दोबारा रिपीट कर दें एंड से, मीन आपने जहाँ ब्लॉक वगैरह का कहा है। मैंने ये बताया है कि कुछ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं, जैसे कि एट्रोपिन है। हमें पता है कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिक्रीशन बॉडी की क्या होती है, कोलिनर्जिक में बढ़ जाती है। ठीक है, लंग्स में भी वो सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन जब हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। जब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास वो जो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, रिसेप्टर जो है उनको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने से सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, जब सिक्रीशंस कम होंगी तो अस्थमा का अटैक भी कम हो जाएगा। इज इट ओके? जी आसमा? यस सर। ये इफ्रा एजाज है हमारी क्लास में, इफ्रा हमारी क्लास में है, इफ्रा हमारी क्लास में है। जी बच्चों, नो नो सर होगी ही, आप ऐड कर लें। चलो यार कर लेते हैं। सर है क्लास में, ऐड करते हैं आप। चलो ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया, वो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होंगे। हम अस्थमा को बारे में देखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, कफ को, नेजल कंजेशन को कैसे ट्रीट करेंगे, एलर्जी कंडीशन को, और उसके अलावा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ड्रग की क्या होगी जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को यूज करने के लिए होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, हर ड्रग के हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमें पता है, उसमें अपर एयरवे पैसेजेस हैं, नेजल कैविटीज हैं, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं। और रेस्पिरेशन क्या है, हम रेस्पिरेशन को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है।
ब्रीदिंग में हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है और अपटेक होती है ऑक्सीजन की लंग्स से। अब जो ऑक्सीजन है वो पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है और ऑक्सीजन जो है दैट इज यूटिलाइज इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से रिमूव हो जाता है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के एरर्स हैं, जो हमारे पास डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जी है और कंजेशन है। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा को हम कहते हैं इट इज फिजियोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज responsiveness of trachea and bronchi to various stimuli and by widespread narrowing of airways that changes in severity either spontaneously or as a result of therapy. अस्थमा क्या हमारे पास फिजियोलॉजिकल कैरेक्टराइज है इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई, और ये वेरियस स्टिमुलस से हमारे पास ये हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और एज ए रिजल्ट ऑफ सम थेरेपी भी ब्रोंकियल अस्थमा काज हो सकता है। अब उसकी काजिज क्या क्या? एक एक कंट्रैक्शन ऑफ एयरवे स्मूथ मसल, स्मूथ मसल अगर कंट्रैक्ट कर दें तब ये अस्थमा होगा। अगर थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोजा हो, ठीक है, अगर अडीमा की वजह से या इंक्रीज सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हमारे पास थिकनिंग हो जाती है ब्रोंकियोल्स की, उसे हम कहते हैं ब्रोंकियल, उसकी वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा काज हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारे पास म्यूकस जो है वो अगर हमारे पास ज्यादा आ जाए इन द क्या उसे कहते हैं म्यूकस ज्यादा वहाँ अकोमोडेट हो जाए या वहाँ क्या उसे कहते हैं वो स्टोर हो जाए, तब भी हमारे पास ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज हो सकती है। पैथोजेनेसिस क्या है? हमारे पास टू टाइप्स है ब्रोंकियल अस्थमा की, एक्सटेंसिक अस्थमा बता चुका हूँ और एंटेंसिक अस्थमा। इम्यूनोलॉजिकल मॉडल आपको मैंने अभी इंडिकेट कर दिया है, जिसमें क्या था कि फर्स्टली हमारे पास रैगवीड जो है पुराना के अटैच हुआ तो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हुई, वही एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करेगी विद द मास्ट सेल, और मास्ट सेल जो है जब वो सेकंड एक्सपोजर हो गया एंटीबॉडीज का तो वो आगे अटैच होंगी विद द सेकंड एक्सपोजर जब एंटीजन का होगा तो वो अटैच करेगा विद द आईजी एंटीबॉडी। इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास डिफरेंट केमिकल जो है दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल। उसमें हिस्टामीन है, उसमें हमारे पास हिस्टामीन के अलावा ल्यूकोट्राइन्स है, ये तमाम जो है वहां रिलीज हो जाए। ठीक है, इसमें हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी हो सकते हैं और नॉन एंटीजेनिक स्टिमुलाई भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। जी एमन अफजल, आपने हैंड रेज किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई नहीं एमन, एमन आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है तो बोले। सेकेंडली हमारे पास नॉन एंटीजेनिक स्टिमुलाई आ जाते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, एक्सरसाइज है, कोल्ड एयर है, वो भी हमारे पास ब्रोंकियल स्पाज्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एलर्जिक अस्थमा में क्या होता है? इमीडिएट फेज है, दैट इज द इनिशियल एक्सपोजर टू एलर्जन, प्रोवोकेशन अकर्स अब्रप्टली and is due to mainly spasm of bronchial muscles. अलर्जन इंटरेक्शन जो है उसमें क्या होगा? हमारे पास मास सेल जो है वो फिक्स हो जाएगा आईजी एंटीबॉडीज रिलीज के साथ, और हमारे पास LTC4 LTD4 जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, दीज आर ल्यूकोट्राइन्स, और ल्यूकोट्राइन जो है इन्फ्लेमेटरी एजेंट, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई अस्थमा की बेस्ड ऑन द सेवेरिटी। ये चिल्ड्रन में भी है अप टू 5 ईयर टू अडल्ट्स, 5 ईयर से लेकर अडल्ट्स तक जो है तमाम में ये सिम्टम्स हैं अस्थमा की। इसमें सेवेरिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि वो इस तरह के इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं और परसिस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं उसमें हम बात करेंगे इक्वल और लेस देन 2 days पर वीक हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा नाइट टाइम में वेकनिंग हो सकती है, इक्वल टू पर मंथ हो सकते हैं, 2 times पर मंथ हो सकता है। और उसके अलावा अगर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करेंगे तो सिम्टम जो है वो हमारे पास 2 days पर वीक तक आ सकती हैं, और नॉर्मल एक्टिविटी से इंटरफियर नहीं होती, तो बॉडी की नॉर्मल एक्टिव वो मेंटेन रहती है।
परसिस्टेंट में क्या होगा, माइल्ड, उसकी 3 कैटेगरीज है परसिस्टेंट की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड के केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 2 days पर वीक बट नॉट डेली। नाइट टाइम अवेकनिंग में क्या होगा हमारे पास, 3 to 4 पर मंथ अवेकनिंग होगी पेशेंट की। और अगर हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज कर देंगे तो सिम्टम्स क्या होंगी, ग्रेटर देन 2 days पर वीक बट नॉट डेली। फोर्थ में क्या होगा हमारे पास, माइनर लिमिटेशन होगी, इंटरफेरेंस विद नॉर्मल एक्टिविटी, माइनर लिमिटेशन होगी। परसिस्टेंट मॉडरेट में क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास सिम्टम्स डेली जो है उसमें प्रोड्यूस हो सकती हैं। और नाइट टाइम में अवेकनिंग में क्या होगा, 1 पर वीक बट नॉट नाइट। अगर हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करेंगे तो हमारे पास जो मॉडरेट की सिम्टम है वो जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस में नॉर्मल एक्टिविटी, सम लिमिटेशन जो है इसमें होती हैं, कुछ हमारे पास लिमिटेशन इसमें आ जाती हैं कि वो नॉर्मल एक्टिविटी बॉडी की कंटिन्यू नहीं रह सकती। सिवियर केस में क्या होगा, सिम्टम्स जो है थ्रू आउट द डे हो सकती हैं, ठीक है। और नाइट टाइम अवेकनिंग में क्या होगा, ऑफन 7 days पर वीक भी हो सकती है, और उसके अलावा सेवरल टाइम्स पर डे भी हो सकती है यूजिंग ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। और उसके अलावा फोर्थ वन में क्या होगा, इंटरफेरेंस में नॉर्मल एक्टिविटी एक्सट्रीमली लिमिटेड हो सकती है, इसमें एक्टिविटी जो बॉडी की वो एक्सट्रीमली लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। जी आसमा। सर आपने जैसा हमें इंट्रिंसिक और दोनों टाइप्स के बारे में बताया था कि फर्स्ट में के चाइल्डहुड की वजह से, मीन फैक्टर्स की वजह से होता है, लेकिन सर अगर किसी की फैमिली में बेबी है लेकिन वो न्यू बॉर्न बेबी की लिहाज से है, सर मुझे इस तरह का इशू हुआ था लेकिन अस्थमा की कंडीशन का नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि 12 साल की जब तक होगी आप इसका ध्यान रखिएगा, फिर इस जो नहीं है इसका अस्थमा का सीन क्रिएट नहीं होगा। तो सर क्या इनिशियल क्या स्टेजेस हो सकती हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे कजन को हुआ था लेकिन उसका उस तरह से केयर नहीं की गई थी, तो आज वो पंप वगैरह यूज कर रहा है। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, जो अगर पेरेंट्स को है, ग्रैंडफादर्स को है, ग्रैंडफादर को है, तो वो बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है। जो न्यू जनरेशन होगी उसमें भी डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि लेकिन मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं है, सिर्फ हमें साइनसिस का इशू है, यानी हमें मेरे फादर को या अगर ताया वगैरह को कहा जाए, दादा को तो नहीं, ताया को कहा जाए तो उनको साइनसिस का इशू है, यानी उनको 12 की मंथ जो नहीं है उनको जुकाम रहता है, कभी मीन ज्यादा गर्मी हो जाए या ज्यादा सर्दी हो जाए, एसी की वजह से ज्यादा कूलिंग हो जाए तो उनको नाक उनका बंद हो जाता है। तो एस्थमा का तो कोई सीन नहीं था, मुझसे इनिशियली हुआ था मीन्स के, लेकिन मुझे हुआ नहीं। उसमें यह है कि चाइल्डहुड में बच्चों की जो कैसे कहते हैं जो वाल है वो न्यूली बन रही होती है, लंग्स की उसमें डेवलपमेंट न्यू हो रही होती है। तो अगर किसी में एट द स्टार्ट कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे बच्चों की अगर केयर की जाए तो डेफिनेटली वो चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो जिनकी केयर नहीं की जाती उनमें जो है वो चांसेस जो है वो अस्थमा के होने के बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, ये जेनेटिक फैक्टर भी है, दोनों चीजें इसमें काउंट होती हैं। ठीक है सर। उसमें कुछ लोग जो रहते हैं उन एरियाज में रहते हैं जहाँ के हमारे पास पोलन ग्रेन ज्यादा है, जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो लोग हैं उनमें चांसेस ज्यादा है एलर्जी और अस्थमा के एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज, ठीक है। जहाँ हमारे पास पोलन ग्रेन जो है उनकी वाफर मिकदार होगी हवा में, उनमें हमारे पास चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। अब हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स आ गई हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो ड्रग आ रही है उसमें हमारे पास सबसे पहले ड्रग आती है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। उसके अलावा हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक भी आ जाती हैं और मिथाइलजेंथीन भी आ जाती है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स की 2 कैटेगरीज है, एक को हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव और एक को हम कहते हैं
सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास एड्रेनालिन है, आइसोप्रेनालिन है और एफिलिन। अब नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होगा कि ये हमारे पास अल्फा पे भी इफेक्ट करेंगी और बीटा पे भी इफेक्ट करेंगी, इसलिए इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अदर रिसेप्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नेम्ड एज साल्ब्यूटामोल, फिनोटिरोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मीटरोल, बेम्बोटिरोल और फार्मिटरोल। ये जो ड्रग्स हैं ये आर सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। ये सिलेक्टिवली बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, इनके साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली लेस है। शोर आ रहा है बहुत। एनोटेशन तो मैंने वैसे स्टॉप की हुई है, वैसे ही किसी को शोर होगा। यहाँ के रोड पे एक बंदा जो अटेंड कर रहा है जी। थर्डली हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स that are named as ipratropium and tiotropium। ये हमारे पास दोनों जो ड्रग्स हैं these are anticholinergic drugs, ठीक है। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, मस्कुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। हमें बताया है कि जितने भी मस्कुलिन रिसेप्टर हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम जितना भी है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो सिक्रीशंस को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो सिक्रीशन लंग्स में भी बढ़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे ताकि हमारे पास जो बॉडी में सिक्रीशंस हैं वो कम से कम होंगे। अगर बॉडी की सिक्रीशन कम होंगी, डेफिनेटली लंग्स की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। एसिटाइलकोलिन की जगह हमारे पास ये दोनों ड्रग्स जाके अटैच हो गई हैं विद द मस्कुलिनिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास जो सिक्रीशन है बॉडी की वो कम हो गई। जी ओके जी बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइलजेंथीन। उसमें हमारे पास थियोफालिन है, अमाइनोफाइलिन है, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफालिन है, कोलिन थियोफालिन है, थियोफालिन एथेनोलेट है और डॉक्सोफाइलिन है, डाइप्रोफाइलिन। ये जितनी भी ड्रग्स हैं दीज आर ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, साइक्लिक एमबी की फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगी, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स की। कार्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास इनहेलेशनल है और सिस्टेमिक है। इनहेलेशन में हमारे पास बेक्लोमेथासोन है और ट्राइएमसिलोन है। सिस्टेमिक में हमारे पास प्रेडनिसोलोन है और डेक्सामेथासोन। मास सेल स्टेबलाइजर आ जाएंगे, उसमें क्या आ जाएगा जी, हफ्सा सावल को क्वेश्चन आपका। हफ्सा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मास सेल स्टेबलाइजर आ जाएंगे, जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, नेडोक्रोमिल है और कीटोटिफिन है। ये तीनों क्या करते हैं, हमारे पास मास सेल को स्टेबलाइज करते हैं। हमें बताया कि जो मास सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मास सेल जो है उससे क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट केमिकल जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है पहले, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट में क्या होता है, एंटीजन का एक्सपोजर होता है और साथ ही हमारे पास जो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है और वही एंटीबॉडी जाके अटैच होते हैं मास सेल के साथ। फिर मास सेल को साथ दोबारा फिर एंटीजन का एक्सपोजर होता है कोलन का, और उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स की रिलीज होती है फ्रॉम द, कहां से रिलीज होगी, फ्रॉम द मास सेल। इसमें हमारे पास हिस्टामिन आ जाएगी, ल्यूकोट्राइन आ जाएंगे। मास सेल स्टेबलाइजर में हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, नेडोक्रोमिल है और कीटोटिफिन। एंटी ल्यूकोट्राइन ड्रग्स में कौन सी आ जाएंगी हमारे पास,
लिकोट्राइन सेंसेस इनहिबिटर है और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटी लिकोट्राइन ड्रग्स में हमारे पास लिकोट्राइन क्या चीज है, ये बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो हम ऐसी केमिकल्स को यूज नहीं करेंगे, ऐसी केमिकल्स की जो फॉर्मेशन है उसको कम करेंगे जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। लिकोट्राइन जो है हमारे पास वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है, हम उसकी सेंसेस को इनहिबिट कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा जहां लिकोट्राइन ने जाके बाइंड करना। उसके अलावा हमारे पास एंटी आईजी एंटीबॉडीज, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये उस आईजी एंटीबॉडीज को, उसकी अटैचमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। आईजी एंटीबॉडी जो है वहां अटैच नहीं हो सकता, जिस जगह जाके मास सेल इसमें अटैचमेंट होनी है उसके साथ ये ड्रग जाके बाइंड कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एंटीबॉडीज की अटैचमेंट नहीं होगी। जब एंटीबॉडीज की अटैचमेंट नहीं होगी तो नेक्स्ट फेज भी हमारे पास स्टार्ट नहीं होगी। ये बच्चों, जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का दोबारा बता दें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, इनहेलेशनल और सिस्टेमिक है। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये ब्रोंक्यूल्स की जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेलेशन जो है उसमें बैक्लोमेथासोन है और ट्राइएमिट्रिन है। सिस्टेमिक हमारे पास प्रेडनिसोलोन है और डेक्सामेथासोन। ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है सर। ओके जी, जी सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात समझ नहीं आई जो टेबल बना हुआ है। कौन सा सर 12, उसमें किस स्लाइड नंबर 12। किस चीज की समझ नहीं आ रही? सर ये जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, मतलब ये समझ नहीं आया। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे पास वो सिम्टम रिड्यूस हो जाती हैं। जो हमारे पास पूरे मंथ में हो रही थी वो वीक में आ जाती है। ठीक है, हमने वो जो पूरा मंथ सिम्टम चलती थी उसको हमने एक वीक पे ले आए, यानी आफ्टर Yes, वीक sir. ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया उसका, और वो सिम्टम्स होना कम शुरू हो गया। ये 2 days पर वीक है, ठीक है, और ये डेली है और ये सेवरल टाइम्स पर डे है। यानी हमने उन सिम्टम्स को रिड्यूस किया है बाय यूजिंग द शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। जो हमारे पास पूरे मंथ में होती थी उनको हमने कम कर दिया है। ठीक है, पूरे मंथ की बजाय वो आफ्टर एक वीक में 2 दिन हो रही है, या वो 2 days पर वीक हो रही है, या डेली भी हो रही है, तो उसका ड्यूरेशन कम हो गया है, उसकी जो क्या उसे कहते हैं सेवेरिटी कम होगी। जी अब्दुल्ला खान। ये सर समझ आ गई। अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट क्या हमारे पास? एक्सक्यूज मी सर। जी निदा। सर जो 13 लेक्चर में 13 स्लाइड में टेबल बना हुआ है, इसमें सारे ड्रग्स के नेम्स याद करने हैं? सारे करने हैं और क्या सर, ये जैसे एक एडिनर्जिक है या कोलिनर्जिक है, 2-2, 3-3 ड्रग्स के नेम्स दिए हुए हैं, तो हमने सारे ही याद करने के, कोई 2-3 भी कर सकते हैं? अब हमें नहीं पता कि एंड पे मैं किस चीज पे किसको फोकस करूंगा, तो मेरी कोशिश यही कि आप सारा कुछ देखें। ठीक है सर। अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट क्या? सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं। सेकेंडली, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, और आईजी एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करना है। थर्डली, सुप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर एक्टिविटी। फोर्थली, प्रिवेंशन ऑफ रिलीज ऑफ मेडिएटर्स। प्रिवेंशन करनी है रिलीज ऑफ मेडिएटर्स की। ये मेडिएटर्स कौन से हैं? जो मास्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं, हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन, इनको हम कहते हैं मेडिएटर्स।
उनकी रिलीज को हम ब्लॉक कर देंगे तब भी अस्थमा का अटैक नहीं है। उसके अलावा अगर सुप्रेशन कर देंगे इन्फ्लेमेशन की और हाइपर एक्टिविटी को कम कर देंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है ब्रोंकाइट उसको कम करेंगे, तब भी हमारे पास जो है ये अटैक नहीं हो सकता अस्थमा का। उसके अलावा एंटागोनिज्म ऑफ रिलीज मेडिएटर, अगर रिलीज मेडिएटर की हम एंटागोनाइज कर दें, उनको ऐसी ड्रग्स दें जो उनको इफेक्ट को कैंसिल कर दें, तब भी हमारे पास अस्थमा का अटैक रुक सकता है। ठीक है, ब्लॉकेट ऑफ कंस्ट्रिक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर, कंस्ट्रिक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर को हम ब्लॉक कर सकते हैं। मिमिकिंग डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर, यानी हम डायलेटर जो है न्यूरोट्रांसमीटर है उसको जैसी ड्रग्स दे सकते हैं। और लास्टली हम डायरेक्टली एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर्स भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट की। बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है। इनका मैक्सिमम इफेक्ट होता है 30 मिनट्स के अंदर और इनका ड्यूरेशन रहता है अबाउट 4 to 6 आवर्स और ये यूज होते हैं ऑन एस नीड बेसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास सार्मिट्रोल और फॉर्मिट्रोल। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है डेट इज अबाउट 12 आवर। इनको हमें रेगुलरली यूज करना पड़ता है। इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं तो कब करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास उसका अस्थमा का एक्यूट अटैक है तब हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अस्थमा ना हो तो अस्थमा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अस्थमा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर ड्यूरेशन पे मेडिसिन देते हैं। जितनी भी मेडिसिन है इन्हें रेगुलर बेसिस पे हम एडमिनिस्टर करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ड्रग्स हैं इन्होंने क्या कर दिया हमारे पास, उसके अटैक को प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, अटैक होने नहीं दिया। इन ड्रग्स ये अटैक नहीं होने देंगी और ये जो ड्रग्स हैं ये उसको रैपिडली उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर अटैक हो चुका है अस्थमा का ये उसको कैंसिल कर देंगे। ये अस्थमा, एनी क्वेश्चन? सर वो जो हम अस्थमा के लिए मीन जो ज्यादा स्वेयर पेशेंट होते हैं उनमें हम उनको पंप देते हैं तो वो बीटा 2 एगोनिस्ट वगैरह वाले देते हैं हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट अगर किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक होता है, आपने देखा वेंटोलिन इनहेलर मौजूद है। वेंटोलिन कंटेन्स साल्ब्यूटामोल। ठीक है सर, लेकिन वो मोस्टली वो जो है ईएनटी पेशेंट डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर 3 से 4 दिन बाद मीन न्यू पेशेंट आया उसको हुआ है तो हमें उसे 3 से 4 मीन या वीक्स, इतना प्रॉपर नहीं मुझे क्लियर, उनको पंप नहीं देना चाहिए वरना उनको उसकी आदत लग जाएगी और उसका जो है अफेक्ट होता है मीन बेनिफिशियल नहीं होता। क्या ये सही है? बात यह है कि उसमें हम ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं, मेडिसिन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो अटैक है अस्थमा का वो कम हो सकता है। ठीक है, एनेस्थेसिया तो हम ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ओरल मेडिसिन से पेशेंट नहीं हो रहा तो तब हम उसे लेके जाएंगे ऑन द क्या उसे कहते हैं जो पंप्स है, इनहेलर्स पे तब ठीक लेके है जाएंगे जब हमारे पास ओरली मेडिसिन इतनी इफेक्टिव ना हो रही है। ठीक है सर। जी, हमारे पास बीटा 2 सिम्पैथोमेटिक्स का एक्शन क्या है, ये ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करती है। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग द बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। उसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज साइक्लिक एमपी की फॉर्मेशन हो जाएगी और रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इनहिबिट मेडिएटर रिलीज और इंक्रीज म्यूकस क्लियरेंस। जो म्यूकस होगी जो वहां के ऊपर कैसे कहते हैं ज्यादा देर के लिए प्रेजेंट है, म्यूकस उसकी एकुमुलेशन हुई है जिसकी वजह से वाल थिक हो गई है, उसको हम वहां से रिमूव कर दें और जो मेडिएटर्स हैं उनकी रिलीज को भी ब्लॉक कर देंगे। मास्ट सेल जो कि प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, उनके जो मेडिएटर्स हैं उनकी रिलीज को इनहिबिट कर देंगे ताकि जो हिस्टामिन है और लिकोट्राइन है वहां से रिलीज ना हो। अच्छा जी, आपको ये पता है, ये किसी को पता है ये इंक्रीज साइक्लिक एमपी क्या चीज है? तो बता सकता है? सर सेकंड मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर है, क्या करता है ये? जी
फास्फोरिलेशन करता है। आपके माइंड में इसका मैकेनिज्म मुकम्मल है कि उसको रिवाइज करने की जरूरत है? वो एक डायग्राम के थ्रू शायद आपके माइंड में है कि नहीं, हमने डिस्कस भी किया था। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, जीडीपी होती है, उसके यूनिट होते हैं अल्फा बीटा गैमा। तो जेन में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये देखें। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें ये एक रिसेप्टर है, बल्कि आपको ये देखिए, ये हमारे पास अनऑक्युपाइड रिसेप्टर है जिसमें क्या हो गया हमारे पास क्या होगा, ये रिसेप्टर के साथ इस एगोनिस्ट ने बाइंड करना है। रिसेप्टर इस कंडीशन में है कि ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जी प्रोटीन है अल्फा बीटा गैमा अलोंग विद द जीडीपी, इसको हम कहते हैं जीएस प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास इनएक्टिव एडिनालाइल साइक्लेज। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो हमारे पास एगोनिस्ट था इट विल बाइंड विद द रिसेप्टर। जब इसने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो हमारे पास कन्फर्मेशन ऑफ चेंजेस प्रोड्यूस हुई। जो रिसेप्टर की अलाइनमेंट है, जो उसकी कन्फिगरेशन है वो चेंज हो गई, ठीक है। जो स्ट्रक्चर थी वो सम बिट इससे चेंज हो गई। सिग्नल जनरेट हुए, वो सिग्नल ने क्या किया, हमारे पास कन्वर्ट किया इसको जीडीपी को टूवर्ड द जीटीपी, ठीक है। अब जो जीटीपी है उसके साथ अल्फा सब यूनिट लग गया और बीटा और गैमा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये देखिए, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया हमारे पास, बीटा और गैमा यूनिट सेपरेट हो गए। अल्फा यूनिट अलोंग विद द जीटीपी इट विल मूव टुवर्ड द एक्टिव एडेनालाइल साइक्लेज। ये जो जीटीपी अलोंग विद अल्फा यूनिट था ये गया, इसने जाके इस इनएक्टिव एडेनालाइल साइक्लेज को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। जब एक्टिव किया तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो। अब उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ एटीपी प्रेजेंट है तो वो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में और इनऑर्गेनिक फास्फेट। इस साइक्लिक एएमपी जो है ये जो बना है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर और इट इज इन्वॉल्व इन द फास्फोरिलेशन। जब इसकी फास्फोरिलेशन होगी साइक्लिक एएमपी की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है जी बच्चों? सो तो नहीं गए? यस सर, एक्सक्यूज मी सर, बोलें जी। सर ये बिल्कुल लास्ट में जो आपने बोला ये प्लीज रिपीट कर दें, लास्ट पॉइंट जो था। ये वाला यहाँ से, हाँ जी, जी सर। alpha subunit along with the GTP when it will bind with the inactive adenylyl cyclase. Inactive adenylyl cyclase जो है that is enzyme, अब ये एक्टिव फॉर्म में हो गया और जब ये एक्टिव हो गया तो इसने क्या किया, एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी ने और साइक्लिक एएमपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट बना दिया। साइक्लिक एएमपी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी एएमपी है, ये फास्फोरिलेशन करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जी अफसा, इज इट ओके? ये सर समझ आ गई है। चलो शुक्र है, समझ आ गया आपको। जी अब हम बात करेंगे, ये इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने वो डायग्राम आपको दिखाई थी, सारा जो पॉइंट चल रहा है उसको क्लियर करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, कैसे हो जी जोया कासिम? सर नीचे जो फोर्थ पॉइंट था उसमें दोबारा इनएक्टिव हो जाता है ये? जी बिल्कुल, दोबारा फिर उसी कंडीशन में दोबारा वापस आ जाए, जहां से चला है उसी कंडीशन में दोबारा वापस आ जाए। जो जीडीपी है वो दोबारा फिर वापस चली जाती है और कन्वर्ट हो जाती है टुवर्ड द जीडीपी। ठीक है सर।
जी, हम बात करते हैं फार्माकोथेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। जो ड्रग यूज होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि इंक्लूड करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, और सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल साल्बुटामोल। एड्रेनालिन जो है ये नॉन सेलेक्टिवली एक्ट करती है डिफरेंट रिसेप्टर्स को, ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर को ऊपर इफेक्ट करती है और नॉन सेलेक्टिवली इफेक्ट करती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। और सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट जो है वो सेलेक्टिवली बीटा रिसेप्टर इफेक्ट करती है, इसमें साल्बुटामोल आ जाता है। उसके अलावा मिथाइल जेंथीन है, इसमें थियोफाइलिन डेरिवेटिव आ जाते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे पास इप्राटोपियम ब्रोमाइड है। बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारे पास सिंपैथोमेटिक एजेंट आ जाते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है, एपिनेफ्रिन है, एफिड्रिन है, आइसोप्रोटिनोल है। और सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, बेटाप्रोटिनोल है, साल्मिट्रोल है और फॉर्माटिरोल, ठीक है। जो नॉन सेलेक्टिव है उसमें हमारे पास ये ड्रग आ जाती है, इनके साइड इफेक्ट ज्यादा है। जो सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है उनके साइड इफेक्ट हमारे पास क्या होंगे, कम होंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बीटा एगोनिस्ट स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी इन द एयरवेज। जब साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दे हैव गॉट सेवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, रिलैक्स करेंगे स्मूथ मसल्स को, इनहिबिट करेंगे रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स और ब्रोंको कंस्ट्रिक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द मास्ट सेल। इनहिबिट करेंगे डिफरेंट इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स को या ब्रोंको कंस्ट्रिक्टिंग सब्सटेंसेस को मास्ट सेल्स। इनहिबिट करेंगे माइक्रोवेस्कुलेचर लीकेज को और इंक्रीज करेंगे म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट। जो म्यूकस है जो एक्यूमुलेट हुआ है उसकी ट्रांसपोर्ट वहां से इंक्रीज करेंगे कि वो अदर एरियाज में चला जाए, बजाय कि इस जगह पे एक्यूमुलेट होके वाल को थिक करने के बजाय अदर एरियाज ऑफ लंग्स में चला जाए, ताकि हमारे पास जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट है वो कम हो। नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव जो है ये कार्डिक स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन सेलेक्टिवली डिफरेंट रिसेप्टर पे इफेक्ट कर रहे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 पे इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये जो है इनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। अगर ये हमारे पास कार्डिक स्टिमुलेशन करते हैं तो वो किस वजह से हो रही है, बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से हो रही है। और उसके अलावा जो एपिनेफ्रिन है दैट इज वेरी इफेक्टिव रैपिडली एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, स्पेशली प्रेफरेबल फॉर रिलीज ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। किसी को एक्यूट अटैक हो गया अस्थमा का तो हम उसको एपिनेफ्रिन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, एरिथमिया हो सकता है, वर्सनिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरस। अगर किसी को हार्ट का मसला है तो उसको हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने की, वरना एरिथमिया काजिंग एजेंट है ये, और एंजाइना पेक्टोरस भी उसको इंक्रीज कर सकता है। किसी को एंजाइना पेक्टोरस है तो उसको ज्यादा वर्स कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इस तरह ट्रेमर्स भी करवा सकता है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, वो कंडीशन जिनमें हम ये ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन में हम नहीं देंगे, एरिथमिया में हम ये ड्रग्स नहीं देंगे। एफिड्रिन जो है दैट इज इसमें हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है एपिनेफ्रिन से ज्यादा है। सेम एक्शन है, सेम एक्शन क्या है हमारे पास, ये भी नॉन सेलेक्टिव हमारे पास ड्रग आ गई है जो अल्फा बीटा दोनों को एक्टिवेट करती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है दैट इज कंपैरेटिवली लॉन्गर एज कंपेयर टू द एपिनेफ्रिन, ठीक है, मोर टाइम पीरियड के लिए इसका ड्यूरेशन है। और दूसरा ये सीएनएस को भी क्रॉस कर देते, इसको हम ओरली देते हैं और ये करंटली इनफेक्ट फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है, क्योंकि इसके हमारे पास क्या उसे कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिकेशियस इफेक्ट है
और बीटा सेलेक्टिव एजेंट्स के लिए। सिलेक्टिव बीटा 2 हमारे पास जो एगोनिस्ट हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली इनको इनहेल्ड भी यूज करते हैं और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मोस्ट वाइडली यूज सिम्पैथोमेटिक्स है, कॉमनली यूज किया जाता है ड्रग्स को ओरली और इनहेलेशन दोनों तरीकों से। साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है और मेटाब्रोटिनोल, और उसके अलावा फिरब्यूटिरोल है और बायोटोल्टिरोल है। ये तमाम ड्रग्स जो है हमारे पास ये हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल साल्मिट्रोल और फॉर्मिट्रोल जो है इनको हम कहते हैं न्यू जनरेशन ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग है। बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट जो है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अबाउट 12 आवर्स है, और ये जो ड्रग्स हैं ये इंटर करती हैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ और अस्थमा के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में पता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, और ये दोनों जब कोलैबोरेटिवली हम देंगे तो हमारे पास मोर प्रोनाउंस इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। Delivery of adenoreceptor agonist through inhalation results in the greatest local effect on airway smooth muscle with least systemic toxicity. Systemic toxicity कम होती है और हमारे पास क्या होता है, adenoreceptor agonist जो है वो inhalation को बेहतर करते हैं, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं लंग्स के ऊपर, और हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है। ये अनम रियाज है बच्ची हमारे पास, अनम रियाज। यस सर है। जी, यहां तक बच्चों किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में ना आई हो? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन आप टिल नो? नो सर, सब क्लियर है अभी तक। सर पीछे जो एक एफिकेशियस वाला पॉइंट था वो समझ नहीं आई। लास्ट स्लाइड में, इसमें सर पिछली स्लाइड में, इससे भी पीछे, इससे पीछे सर पिछली जी सर, ये लास्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। एफिड्रीन compared to epinephrine it has longer duration of action but more pronounced central effect। ठीक है, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है लेकिन सेंट्रल इफेक्ट भी ज्यादा है। जितने भी हम यूज करते हैं ना कफ सिरप, उनमें एफिड्रीन होता है, और एफिड्रीन जो है ये स्लीप इंड्यूस भी करता है। ठीक है, एंड लोअर पोटेंसी इसकी जो है ना, हम क्या कहते हैं कि इसका सेंट्रल इफेक्ट भी है और पोटेंसी इसकी लोअर, यानी ज्यादा ड्रग की डोज देनी पड़ती है। इसको ओरली देते हैं। द ड्रग इज करंटली इनफ्रीक्वेंटली यूज की जाती है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिकेशियस, इसका ज्यादा एफिकेशियस इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड बीटा 2 सिलेक्टिव एजेंट्स, इसके भी इफेक्ट ज्यादा है, एफिकेशियस है, और बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग्स के भी ज्यादा एफिकेशियस इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ओके जी, अकेले खाने में रख दी जेड़ा बैग दे पे वाले क्या हो गया नूरीना? जी नूरीना कुछ कहना चाह रही हैं, समझ नहीं आई बात की आपको? जी, क्वेश्चन है किसी का अभी भी? नो सर। चलो, इनके साइड इफेक्ट का ट्रेमर्स है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, टेकिकार्डिया है, हेडेक है और हाइपरटेंशन। कंट्राइंडिकेशंस क्या है, किन कंडीशन में हम नहीं दे सकते? जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी और ड्रग्स के लिए। प्रिकॉशन क्या है, दे शुड बी यूज कॉशियसली इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसफंक्शन। इनका कार्डियक डिसफंक्शन है या जिनको हाइपरटेंशन है उनको भी हम कॉशियसली ये ड्रग्स देंगे। हाइपरथायराइडिज्म भी काज कर सके, उसमें भी हम प्रिकॉशन देंगे। ग्लोकोमा, डायबिटीज और प्रेगनेंसी में भी विद कॉशन देंगे। जी बच्चों, जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? नो सर। जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उसमें हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिवली
ब्लॉक करते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स को और एसिटाइलकोलिन को वहां से डिस्प्लेस करते हैं और खुद जाके वहां अटैच हो जाते हैं। जब वो अटैच हो जाएंगे तो ब्लॉक कर देंगे कंट्रैक्शन ऑफ एयरवे स्मूथ मसल, एयरवे की जो कंट्रैक्शन उसको ब्लॉक कर देंगे, और इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस दैट अकर्स इन रिस्पांस टू वेगल एक्टिविटी। ठीक है, जो हमारे पास इंक्रीज एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सिक्रीशन ज्यादा होती हैं, उसको ये ड्रग्स क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई है एट्रोपिन सल्फेट। जी बच्चों, ओके जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं रैपिड एब्जॉर्प्शन की वजह से, जिसमें यूरिनरी रिटेंशन है, टैकीकार्डिया है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो सकता है और एजिटेशन हो सकती है, और लोकल फैक्ट जैसा कि एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, वो एट्रोपिन की वजह से काज हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग आ गई हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। जी यहां तक क्लियर है बच्चों? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये पुअरली अब्जॉर्ब्ड है और एंटर नहीं होती सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज हाईली चार्ज्ड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। Thus permits the delivery of high doses to muscarinic receptor in the airway, as it can safely be used for bronchial asthma. इसका साइड इफेक्ट कम है तो इसको हम सेफली यूज कर सकते हैं। Anti-muscarinic antagonist drugs appear to be slightly less effective than the beta agonists in reversing asthmatic bronchospasm. जो हमारे पास एंटी मस्करिनिक ड्रग है वो कम इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द बीटा एगोनिस्ट। द एडिशन ऑफ इप्राट्रोपियम enhances the bronchodilation produced by nebulized albuterol in acute severe asthma। ठीक है, अस्थमा के केस में हमारे पास जो ब्रोंकोडाइलेशन होती है उसको इप्राट्रोपियम जो है, एल्ब्यूटेरोल जो है हमारे पास क्या बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है, और ये क्या करती है हमारे पास इप्राट्रोपियम के इफेक्ट को इनहांस करती है। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दोनों का इन काजिंग द ब्रोंकोडाइलेशन। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? सर अभी लास्ट स्लाइड में आपने जी अफसा, सर ये जो लास्ट लास्ट अच्छा स्लाइड, सर ये जो लास्ट स्लाइड में, हाँ जी, इससे जो पिछली थी जी, इससे पिछली सर ये आपका रीजन नहीं, यही वाली है जी सर, ये आपने इसकी रीजन क्या बताई थी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्यों नहीं एंटर हो रहा? क्योंकि ये हाईली चार्ज ड्रग है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। ओके, जिसके ऊपर चार्ज कम होगा या ठीक है। चार्ज नहीं होगा वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, एनी ठीक है सर। डिफिकल्टी अप टिल नाउ? सर एस्थमा के पेशेंट्स को ना नेबुलाइजर भी देते हैं, उसमें इंजेक्शन लोग डालते हैं एटम का, तो सर उसका क्या होता है इफेक्ट? वो भी हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन काज करता है। एटम में जो इंजेक्शन है, एटम जो इंजेक्शन होता है, जी ब्रोंकोडाइलेशन काज करता है। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? जी बेटे, कोई क्वेश्चन?